तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपसे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन है इसकी डिमांड। डिमांड बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने की जो डिजायर होती है, जो इच्छा होती है, उसको हम यहां पर क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, डिजायर टू बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिजायर टू बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज डिमांड। किसी भी कमोडिटी को खरीदने की अगर आप इच्छा रखते हैं और उसके प्रति आप पे करने के लिए सक्षम है, विलिंगनेस टू पे, आप पे करना चाहते हैं, फ्री की चीज नहीं मांग रहे। देखिए, डिमांड मैं भी कर रहा हूं, लैम्बोर्गिनी की कर रहा हूं मैं, बट मेरे पास पैसा नहीं है उसको अफोर्ड करने के लिए, तो यहां पर मैं पे नहीं कर पाऊंगा उसको, तो ये डिमांड नहीं मानी जा सकती सर। तो डिमांड में दो बातें यहां पर आ जानी चाहिए, एक क्या है, डिजायर, इच्छा होनी चाहिए, और दूसरी चीज आपकी क्या होती है, विलिंगनेस टू पे। भाई पे करने की क्षमता और इच्छा ये भी होनी चाहिए, आपको पे करने के बाद ही खरीदना है सब। तो ये तो थी यहां पर इसकी बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद मैं आपसे बात करने जाता हूं क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये काफी हद तक कंफ्यूजन रहती है डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, तो दोनों कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। तो डिमांड तो मैंने आपको बता दिया कि भैया एक डिजायर है, एक इच्छा है पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने के लिए, ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको पे भी करना है, मतलब कि आप विलिंगनेस टू पे होने चाहिए, ठीक है, आप लोग पे भी करेंगे मतलब उस चीज को अगर कमोडिटी खरीद रहे हैं। अब यहां पर आ जाती है क्वांटिटी डिमांडेड। समझेंगे फर्क क्या है। देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड कर रहा हूं, तो इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने क्या बोला, अगर मैं एक पर्टिकुलर चीज की, सिर्फ एक इकलौती इस चीज की डिमांड कर रहा हूं मैं आपके सामने, तो इसको मैं बोलूंगा क्वांटिटी डिमांडेड। ओवरऑल डिमांड कर रहा हूं, हर चीज की डिमांड कर रहा हूं, तो वो मेरा नॉर्मल डिमांड होता है। तो उम्मीद करता हूं दोनों चीजों में आप क्लियर होंगे। एक एक नंबर में डेफिनेशन इसकी आती हैं, आप लोग कर लेना। आगे आपसे बात करूंगा मैं डिमांड शेड्यूल के बारे में। डिमांड शेड्यूल कुछ नहीं होता, ये बेसिकली एक टेबल है। ये टेबल आपको बताता है कि अलग अलग प्राइसेस पर आपकी जो डिमांड है वो अलग अलग कैसे होगी। देखिए किसी चीज का प्राइस अगर आपको सस्ता पड़ रहा है, ठीक है भाई, दुकानदार कहते हैं आपसे, अगर आप हमसे एक शर्ट खरीदते हैं तो हम आपको 1000 रुपए के हिसाब से देंगे, 1000 रुपए की देंगे। लेकिन अगर आप 5 शर्ट खरीद लेते हैं तो हम 800 के हिसाब से लगा लेंगे। 20 शर्ट अगर आप खरीदते हैं तो हम यहां पर 500 के हिसाब से लगा लेंगे। आपने देखा ना प्राइस ने कैसे डिमांड को इन्फ्लुएंस कर दिया। बस इसी बात को अगर मैं एक टेबल का रूप दूंगा तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, डिमांड शेड्यूल आ जाएगा। अब ये डिमांड शेड्यूल भी यहां पर दो टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। एक आता है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक आता है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या हो रहा है, देखिए यहां पर पूरी की पूरी मार्केट में सिर्फ एक ऐसा प्राणी है जो डिमांड कर रहा है, जो चाह रहा है कि अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग डिमांड उसने दिखाई है, सिर्फ एक व्यक्ति ने पूरी की पूरी मार्केट में। इस बात को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यानी कि इसी चीज को अगर मैं टेबल में रिप्रेजेंट कर दूंगा तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आ जाएगा। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल में कुछ नहीं करना, सेम डेफिनेशन है। एक बायर की जगह, वो जो आ बायर आपने लिखा था उसकी जगह आप लिख दो ऑल द बायर इन द मार्केट, ये वाली बात लिख दो। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है भाई, मार्केट के अंदर जितने भी खरीदने वाले लोग बाग हैं वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो ये चीज होती है आपकी मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब पेज पलटूंगा तो देखिए एक बात सामने आएगी डिमांड कर्व के बारे में। कुछ नहीं है, जो अभी आपने एक टेबल बनाई थी, डिमांड शेड्यूल बनाया था, उसको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें, यानी कि सिंपल बात आपको लिखनी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। अब बातें इसमें भी वही दो हैं, एक इंडिविजुअल वाला बनेगा, एक मार्केट वाला बनेगा। इंडिविजुअल वाले में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है कि यहां पर आप क्या बोलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अरे कर्व जहां पर भी आए वो सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही होता है। अब कर्व का नाम क्या था, इंडिविजुअल डिमांड कर्व था, तो ये किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की। ऐसी मार्केट डिमांड कर्व है, ये किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो मार्केट
डिमांड शेड्यूल है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये दो डेफिनेशंस भी आपको क्लियर होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। उसके बाद देखिए यहां पर आपसे कह रहा है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की बात कर रहा है। तो देखिए डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो डिमांड कर्व का स्लोप क्या रहा, डाउनवर्ड स्लोप रहा। क्यों, रीजन पूछ लेते हैं आपसे, इसका कारण ये है। अब देखिए यहां पर क्या था, ये जो प्राइस और डिमांड, दो चीज की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। मैंने आप लोगों से दो चीज की बात की है, और वो क्या है, प्राइस है और साथ ही साथ में डिमांड है। प्राइस है और डिमांड है। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है, असल में अगर कोई चीज मैं महंगी कर दूंगा, अगर कोई चीज मैं क्या करने वाला हूं, महंगी करने वाला हूं, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लोग जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो उसको लेना छोड़ देंगे। ठीक है, तो कोई चीज महंगी होती है तो हम उस चीज को लेते नहीं है। तो आपने देखा इनके बीच में नेगेटिव रिश्ता आया, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, नेगेटिव रिश्ता है ये, नेगेटिव रिलेशन है सर ये। तो इससे क्या होगा, इससे आपका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अब आपका जो स्लोप बनेगा वो डाउनवर्ड ही बनेगा। देखिए रिलेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड स्लोप रखो, रिलेशन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोप रखो। ये बात आपको यहां पर समझनी पड़ेगी अपने लेवल पर। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे आगे बात करने जाता हूं। अब यहां पर देखिए क्या आ रहा है, डिमांड फंक्शन, जिसको हम डेटरमिनेंट्स भी बोलते हैं। और समझने के लिए आप मान लीजिए वो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है, यानी कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मेरी डिमांड को इफेक्ट करने वाले हैं, उनकी मैं यहां पर बात करने जाऊंगा आपसे। तो समझेंगे, सुनेंगे, सारी बातें देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहली चीज, अगेन दो बातों पे हम बात करने वाले हैं। ये पूरा डिमांड और पूरा सप्लाई जो है, इसको दो भाग में ही बाइफरगेट किया गया है। एक इंडिविजुअल की स्टडी कर रहा है, एक पूरी की पूरी मार्केट की स्टडी कर रहा है। तो परेशान मत होना, नोट्स ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल पढ़ते ही याद हैं। अभी ये वीडियो बस आप समझने के लिए देख लो। ठीक है, आगे आपसे बात करता हूं डेटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में। तो इंडिविजुअल डिमांड को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज यहां पर मेरे सामने आ रही है, जो कि है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो सबसे पहली चीज मेरे पास क्या है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब आप खुद देखिए, एक कमोडिटी है, अगर वो महंगी हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, उसकी डिमांड नहीं करेंगे। आपको सिंपल ये लिखना है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। सारी बातों को कांस्टेंट बना दो, कोई और फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। अब क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड में कम कर दूंगा, अगर प्राइस घटा तो डिमांड में ज्यादा कर दूंगा। बस इतनी बात आप लिखेंगे, आपका पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। लिख देना, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ऐसी बात आप लिख देना, एक फ्लो चार्ट बढ़िया सा बना देना, एरो वेरो बनाकर, कोई टेंशन नहीं होने की आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी बात यहां पर आ जाती है रिलेटेड गुड्स के बारे में। मैं आपको बताता हूं, गुड्स यहां पर दो टाइप के होते हैं, एक तो हुआ रिलेटेड, एक हुआ नॉन रिलेटेड। ठीक है, नॉन कह लो, नॉट कह लो, कोई टेंशन यहां पर नहीं आपको आने वाली है। ठीक है, तो दो टाइप के मैंने आपको गुड्स बताए हैं, एक हो गया रिलेटेड गुड्स, एक हो गया नॉन रिलेटेड गुड्स। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट खत्म करता हूं मैं। अब आप एक चीज बताइए, मैंने शूज के जो प्राइस थे उनको मैंने बढ़ा दिया। मैंने क्या किया, शूज के प्राइस को मैंने बढ़ा दिया। तो यहां पर मैंने क्या किया है, शूज के प्राइस बढ़ाने से मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए चीनी की डिमांड पर क्या फर्क पड़ा है। तो आप कहेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। शूज और चीनी, यानी कि जूते और चीनी में कोई ऐसा फर्क, कोई रिलेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे गुड्स आपके होते हैं जो नॉन रिलेटेड या अनरिलेटेड गुड्स, आप इनको यहां पर बोल सकते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं रिलेटेड गुड्स के बारे में। यहां पर बातें आती हैं दो, एक आता है सप्लीमेंट्री गुड्स और एक यहां पर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो समझेंगे दोनों के बारे में। सप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, दोनों इत्मीनान से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये एक्चुअली सप्लीमेंट्री नहीं है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं ये। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सब्स्टिट्यूट्स है और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, अगर एक गुड आपके लिए काम नहीं आ रहा है तो आप उसकी जगह दूसरे गुड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम रूम में हूं अपने, और मेरा अगर जो बॉल पेन है वो काम नहीं कर रहा, तो मैं जेल पेन से अपना एग्जाम पेपर लिख कर आ सकता हूं।
तो यानी कि मैंने एक की जगह दूसरा गुड का इस्तेमाल कर लिया है और कोई इससे फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है ना, इनको मैं रिप्लेस कर सकता हूं आपस में, ये इनका मतलब रहता है। अब आप खुद एक लॉजिक लगाकर बात सुनिए जरा सा। अब आप एक चीज बताइए, टी एंड कॉफी की बात कर लेते हैं। चलिए, तो भाई टी एंड कॉफी दोनों ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं आपके। अब आप मेरे को बताइए, यहां पर जो चाय के प्राइस थे वो मैंने बढ़ा दिए, कॉफी के प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, वही जो पुराने वाले थे। ठीक है, लेकिन जो चाय है उसका प्राइस यहां पर बढ़ गया। अब लोग बाग क्या करेंगे, चाय की डिमांड को तो घटा देंगे और जो कॉफी की डिमांड है उसको यहां पर इंक्रीज कर देंगे। तो आपने देखा, एक गुड का प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड की डिमांड यहां पर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये मतलब होता है आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स का। ऐसी ही आपसे बात करता हूं कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये होते हैं जो जिनकी डिमांड एक साथ होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हो गए जिनकी डिमांड हम एक साथ ही करते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल है। तो भाई बिना गाड़ी के पेट्रोल खरीदना बेवकूफी है और बिना पेट्रोल के गाड़ी खरीदना बेवकूफी है। मैं गाड़ी लेकर आ गया, पेट्रोल नहीं डलवा रहा हूं, तो गाड़ी का फायदा क्या है, घूम तो मैं पाऊंगा नहीं। ठीक है, तो अब आप एक चीज मेरे को बताइएगा, अगर कल को ऐसा हो जाए कि भाई गाड़ी जो है इनके प्राइस घट गए हैं, सारी गाड़ियां सस्ती हो गई, जो गाड़ी आपको 5 लाख की मिल रही थी पहले, आज वो गाड़ी आपको 2.5 लाख में मिल जाएगी। 50 गुना जो उनकी कीमत है वो घट चुकी है। ऐसा अगर न्यूज में आ जाए तो क्या होगा, जो गाड़ी है इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। पेट्रोल के प्राइस अभी कांस्टेंट है भैया, इसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं करी है, वही जो 90-100 रुपए जो भी चल रहे हैं वो चलने दीजिए इनको। अब देखिए, लोगों के पास गाड़ी बहुत सारी आ चुकी है, डिमांड कर रहे हैं लोग बाग, तो क्या होगा, अब खाली गाड़ी तो घर में लेंगे नहीं वो, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इनको पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ानी पड़ जाएगी। तो यहां पर आप देखिए, एक गुड का प्राइस घटने से दूसरे गुड की डिमांड बढ़ रही है। अब कंफ्यूजन आपकी दूर करता हूं छोटी सी एक, यहां पर दोनों बातें बढ़ रही हैं। पहले का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, यहां उल्टा काम होगा, यहां पहले का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। डायरेक्ट रिश्ता आपको देखने को मिला पहले के प्राइस और दूसरे की डिमांड में। यहां पर इनवर्स रिश्ता आपको देखने को मिला पहले की प्राइस और दूसरे की डिमांड में। यह था आपका पूरा टॉपिक सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। तीसरा टॉपिक भी मैं आपसे यहां पर पढ़ना पसंद करूंगा, जो कि होता है इनकम। ठीक है भाई, कंज्यूमर की इनकम बदलती है तो बहुत सारी बातें हैं जो वहां पर बदली जाती हैं। चलिए अगला टॉपिक मैं आपको बताता हूं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बारे में। अब देखिए, जब बात यहां पर इनकम की आ गई तो अगेन मैंने यहां पर गुड्स को 2 भाग में कैटेगराइज कर दिया। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स तो वो हैं जो आमतौर पर लोग बाग खाते ही हैं, जितने भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या फिर रिच फैमिलीज हैं, ऐसे गुड्स को वो खाती हैं। ये नॉर्मल है, जो नॉर्मली हम और आपके घर में आते हैं, ऐसे गुड्स हो गए हैं ये। इंफीरियर गुड्स की अगर मैं बात करूंगा आपसे, ये काफी लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, ये काफी लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स आपकी हाई क्वालिटी के गुड्स होते हैं, अच्छे खासे न्यूट्रिशियस होते हैं, ये लोग न्यूट्रिशियस भी नहीं होते। एग्जाम्पल आप यहां पर लिख सकते हो, कोर्स ग्रेन, ये गाय भैंस के चारे में होता है, आजकल दलिये में भी यूज होता है ये, तो फिटनेस इंडस्ट्री में लोग बाग इसको कंज्यूम करते हैं। यहां पर एग्जाम्पल के रूप में आप वीट लिख सकते हैं, वीट है, राइस है, कुछ भी आप लिख लीजिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है इनकम का प्रभाव इन पर क्या होगा। सपोज कीजिए मेरी अगर इनकम बढ़ जाती है, मैं एक कंज्यूमर हूं और मेरी इनकम यहां पर बढ़ जाती है, तो सपोज कीजिए क्या होगा, अपने दिमाग से सोचकर बताइए, क्या मैं तब भी, अब मैं अमीर हो गया हूं, देखिए इनकम मेरी बढ़ी है, मैं अमीर हो गया हूं, बताइए लो क्वालिटी का गुड्स खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। तो यानी कि इनकम के बढ़ने पर इनकी डिमांड मैं घटा दूंगा और इनकम के बढ़ने पर इनकी डिमांड बढ़ा दूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा हाईली न्यूट्रिशियस फूड खाना पसंद करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल गुड्स को खाना पसंद करूंगा। तो ये था यहां पर टॉपिक, उम्मीद करता हूं आपको ठीक ठाक लगा होगा। ये स्क्रीनशॉट आप वीडियो से ले सकते हैं, इनकेस अगर फोटो आपको नहीं भी मिलती है, समझ में नहीं आता है, पूरा एंगल खाली है, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट आप ले लो, तो कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है। लेक्चर का आनंद लीजिए सर।
आगे आपसे बात करूंगा मैं, तो इनकम हो चुकी है, उसके बाद आता है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में। ठीक है, तो समझते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है, ये तो मैं ओरली बताऊंगा आपको। अब यहां पर देखिए, अगर एक कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, मान लीजिए कोई एक फूड आइटम है, चलिए लेट सपोज मेरा फेवरेट, मुझे शोरमा काफी पसंद है, तो हम उसका एग्जांपल लेते हैं। अब एक चीज आप मेरे को बताइए, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो शोरमा की डेवलप हो गई मेरी, तो मैं क्या करूंगा, उस चीज की डिमांड भी ज्यादा करूंगा। भाई जो चीज मुझे पसंद है, जो आउटलेट, जो मुझे खाना पीना पसंद है, या जिस ब्रांड के कपड़े मेरे को पसंद है, क्या करूंगा, उस चीज की डिमांड बढ़ा दूंगा मैं, है ना। मोबाइल फोन्स की बात करूं, मुझे आईफोन बड़े पसंद है, तो क्या करूंगा मैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से, भाई मेरी प्रेफरेंस क्या है, मेरी पहला चुनाव क्या है, आईफोन है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी डिमांड को भी बढ़ा दूंगा। मुझे कभी भी फोन लेना होगा मैं आईफोन ही लूंगा। मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछेंगे कि भैया बताइए फोन कौन सा ले, मैं कहूंगा भैया आईफोन ले लो, वो आंख बंद करके आईफोन ले लो। क्यों? क्योंकि मेरी प्रेफरेंस है, मेरा टेस्ट उसके प्रति डेवलप हुआ है, मैं बड़ा कंफर्टेबल हूं उसको चलाने में, वैल्यू फॉर मनी लग रहा है मुझे। इस पॉइंट में कुछ मत लिखिएगा, ये काम कर दीजिएगा, अगर किसी कमोडिटी के अगेंस्ट या चलिए फेवर में आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप हो जाता है, तो आप उसकी डिमांड इंक्रीज कर देंगे, अगर नहीं होता तो डिमांड डिक्रीज कर देंगे। बाकी नोट्स मिल रहे हैं वहां से एज इट इज याद कर लेना, कोई नंबर तुम्हारे नहीं कटने वाले, गारंटी है भैया। ये आगे आपसे बात करूंगा, आगे की बात हमारे सामने आती है एक्सपेक्टेशन। अब देखिए, तो चलिए एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। एक्सपेक्टेशन में कुछ नहीं है, अगर आप सोचिए, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अगर आपके कानों में खबर आ जाए और खबर ये है कि भैया एक पर्टिकुलर चीज है, गोल्ड है लेट सपोज, तो गोल्ड अगर आप फ्यूचर में लेंगे तो उसके प्राइस घट जाएंगे, यानी कि गोल्ड फ्यूचर में सस्ता हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप जो प्रेजेंट डिमांड है उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। भाई देखिए, आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे यार 2 महीने बाद जब गोल्ड सस्ता हो जाएगा तो मैं तभी खरीदूंगा, अब क्यों खरीदूं। तो फ्यूचर, अगर एक्सपेक्टेशन ऐसी है, ऐसी उम्मीद है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम फ्यूचर में गिरेगा, आप आज की प्रेजेंट की डिमांड उसकी गिरा देते हैं, ये बात है। और बाकी इसका वाइस वर्सा, आप समझदार है, बना लीजिएगा। और अगले टॉपिक पर मैं आता हूं आपसे पॉपुलेशन साइज के बारे में। अब देखिए, हापुड़ शहर में सिर्फ 10,000 फैमिली है, सुनिएगा जरा बात को, ठीक है। तो 10,000 की हापुड़ शहर की पॉपुलेशन है, तो क्या होगा, जो डिमांड करने वाले लोग बाग हैं वो भी 10,000 ही होंगे, ये बात तय है ना। लेकिन अब क्या हुआ, यहां की पॉपुलेशन हो गई भैया इंक्रीज, 1 लाख के आसपास पॉपुलेशन पहुंच गई, 10,000 से 10 गुनी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो सर एक चीज बताइए, डिमांड नहीं बढ़ेगी क्या? ये जो 90,000 आदमी एक्स्ट्रा आया है, क्या ये डिमांड नहीं करेगा क्या? तो देखिएगा, पॉपुलेशन साइज के बढ़ने से आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। आगे आपसे बात करूंगा मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ था, रिच वर्सेस पुअर, है ना। अब आपको यहां देखना है कि भैया आपके यहां पर कितने लोग बाग रिच हैं, कितने यहां पर पुअर है। देखिए होगा क्या, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का बंटवारा अगर ये आपका इवनली हो रहा है, हर किसी को इक्वल इनकम आपने बांटी है, तो हर कोई वहां पर अमीर है, फिर कोई गरीब तो रहा नहीं भाई, सबके पास इनकम है, मतलब हर कोई डिमांड करेगा। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दोबारा बोलता हूं, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन आपका इक्वल है तो डिमांड वहां पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर अनइक्वल है, रिच वर्सेस पुअर है, थोड़े से लोग बाग बड़े अमीर हैं और बहुत सारे जो लोग बाग हैं वो बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो बहुत सारों ने तो डिमांड करी ही नहीं, फिर वो थोड़े से जो अमीर लोग हैं उन्होंने ही डिमांड कर ली, तो आपने देखा ओवरऑल डिमांड आपकी घटेगी यहां पर। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो डिमांड बढ़ा दीजिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है डिमांड घटा दीजिए। ये था इसका कंक्लूजन। आइए चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड की तरफ। अब लॉ ऑफ डिमांड आपसे क्या कहता है, देखिए डेफिनेशन याद करवाता हूं 2 मिनट के अंदर, आपको कुछ नहीं करना, लिखिएगा अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। सारी बातों, ये जो जितनी पढ़े है ना अभी तुमने, ये इनकम है, एक्सपेक्टेशन है, पॉपुलेशन साइज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सबको उठाओ कांस्टेंट मार दो भैया। ना तो ये बढ़ रही है ना ये घट रही है, ये मतलब होता है कांस्टेंट का। तो आप क्या कर दो, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सारी बातों को कांस्टेंट बना दो, बना दिया। अब यहां पर इकलौता क्या बचा, प्राइस बचा।
तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, ये है भैया आपका लॉ ऑफ डिमांड। दोबारा सुनिए, लॉ ऑफ डिमांड ने आपसे क्या कहा? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूं सबको आसान लगा होगा। टेबल और ग्राफ इसका मैं और आसानी से करवा दूंगा, देखिए कैसे। तो आपको चलिए टेबल याद करवाते हैं। पी एक्स है, क्यू एक्स है, ये एक्स कुछ नहीं है भैया, गुड एक्स है, यानी कि प्राइस ऑफ गुड एक्स, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। तो परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अभी देखिए क्या था, मैंने क्या बोला, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन कैसा है सर? इनवर्स है, नेगेटिव है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ऐसी वाली बात है। आइए समझते हैं इस बात को। अगर प्राइस 4 रुपए था एक आइसक्रीम का, तो आइसक्रीम में वो एक खाता था। अगर प्राइस किसी आइसक्रीम का, एग्जांपल ले लो, दिक्कत क्या है, किसी एक पर्टिकुलर आइसक्रीम के दाम 4 रुपए थे, तो मैं उस केस में एक आइसक्रीम खाता था। अब देखिए क्या हुआ, डिस्काउंट निकाला कंपनी ने, कंपनी कहती है 1 रुपए की आइसक्रीम है। मैंने कहा भैया अब तो मैं 4 खाऊंगा। आपने देखा ना, प्राइस के घटने पर क्वांटिटी को मैंने बढ़ा दिया, डिमांड जो है मैंने बढ़ा दी। तो देखिए ये आप इतनी छोटी सी टेबल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर का ये बहुत छोटी है, कोई दिक्कत नहीं भैया। 4 3 2 1 1 2 3 4, लो बड़ी टेबल भी बन गई आपकी, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसी को ग्राफ में प्लॉट कर दो आप लोग। अब देखिए क्या था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गई नीचे क्वांटिटी, ऊपर हो गया प्राइस। ध्यान रखना भैया, नीचे हो गई क्वांटिटी, ऊपर हो गया प्राइस, इस बात का ध्यान रखिए। रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए ग्राफ की, तभी दिमाग में घुसेगा, वरना कंफ्यूजन रहती है। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभी, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना। प्राइस 4 है, लीजिए भैया प्राइस 4 हो गए। उस केस में क्वांटिटी कितनी है जी? 1 है, दोनों को मिला देंगे तो यहां पर बन गया 0.1, ठीक है? फिर क्या था, प्राइस 1 रुपया था और क्वांटिटी 4 रुपए थी, दोनों को मिला देंगे, लीजिए बन गया पॉइंट बी, दोनों को ज्वाइन कर दो, बन गया आपका डिमांड कर्व। तो देखिए बहुत आसान बात है, आसानी से प्लॉट हो गया, याद नहीं करना पड़ा, दिमाग खर्च नहीं करना पड़ा, पूरा टॉपिक ऐसे ही उड़ा देंगे हम लोग यहाँ पर। इसको बड़े प्यार से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आइए आगे आप लोगों से बात करता हूं। एक शानदार टॉपिक यहां पर आ रहा होगा, देखिए एजम्पशन की बात कह रहा है। ये कह रहा है लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशन बताइए, क्या बातें आपने इसमें एज्यूम करी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पूछ रहा है हमसे। ये कुछ दिक्कत नहीं है इसमें भी। जो भी डिटरमिनेंट्स आप लोगों ने पढ़े थे, रिलेटेड गुड का प्राइस कांस्टेंट बना दो, इनकम कांस्टेंट बना दो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट बना दो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट बना दो, पॉपुलेशन का साइज कांस्टेंट बना दो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट बना दो। प्राइस को छोड़ के जो फैक्टर पड़ा सबको उठा के कांस्टेंट कर दो, बन गई अजम्पशन। तो देखिए कितना आसान था टॉपिक, ठीक है? अब चलूंगा और थोड़ा सा आगे मैं। अब मैं यहां पर अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है, एक्सेप्शन वैसे है किसकी ये बता दूं आपको, लॉ ऑफ डिमांड की है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? और एक्सेप्शन का मतलब होता क्या है? एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कहां कहां पर लॉ ऑफ डिमांड आपका फेल हो गया है, ठीक है? तो पता करेंगे कहां कहां पर लॉ ऑफ डिमांड आपका फेल हुआ है। सबसे पहली चीज क्या होती है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन के बारे में। ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बहुत अलग, बहुत यूनिक, बहुत हटकर। अब क्या होगा, देखिए यहां पर आप लोग देखते हैं विंटेज गाड़ियां, विंटेज कार है, आप देखते हैं कोहिनूर डायमंड, दोनों ही चीजें काफी रेयर हैं और इसकी डिमांड भी हर कोई करता है। कोई मुझको ऑफर करे कि भाई साहब आप कोहिनूर का हीरा लेंगे क्या, मैं कहूंगा बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है, मैं लेना चाहता हूं। आप में से हर कोई कोहिनूर का हीरा लेना चाहते हैं, बट सवाल ये है कैन वी अफोर्ड? नो। अब देखिए ये इतने डिमांड में क्यों है, इनकी जो डिमांड है वो इतने भयंकर तरीके से क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि इनका प्राइस बढ़ा हुआ है। देखिए यहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या बोलता था, नेगेटिव रिलेशन है, यहां पर रिलेशन कैसा आ गया सर, पॉजिटिव आ गया। तो देखिए यहां लॉ ऑफ डिमांड आपका फेल हो जाएगा। उसके बाद आपको बताता हूं, उसके बाद यहां पर है गिफन गुड्स के बारे में। तो देखिए ये हो गया आपका गिफन गुड्स, GIFFEN GOODS, तो गिफन गुड्स हो गया। गिफन गुड्स का मतलब क्या होता है, हाईली इंफीरियर गुड्स।
ये ऐसे गुड्स हैं जो बहुत ज्यादा इंफीरियर हैं, बहुत ज्यादा गंदी बेकार क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं, इनको हम यहाँ पर गिफन गुड्स कहते हैं। अब आप ये देखिए, इनकी डिमांड क्यों कोई नहीं करता। मैं आपको बोलूं चलिए आइए मेरे साथ गिफन गुड्स खाइए, तो आप कहेंगे नहीं नहीं भाई साहब मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपने सिस्टम को अब्यूज नहीं करने वाला हूं, मैं कोई गिफन गुड या कोई भी लो क्वालिटी का गुड्स नहीं खाने वाला हूं। इसकी डिमांड इतने बुरे तरीके से कम क्यों है? अरे भाई साहब पैसा भी तो कम है ना। आप दुकान पर जाते हैं, आप ग्रोसरी लेने, तो चावल बहुत सारे तरीके के होते हैं। 10 रुपए किलो से चावल स्टार्ट हो रहा है और 150 रुपए किलो तक चावल मिल रहा है आपको। तो वो व्यापारी पूछता है आपसे कि बताइए कौन सा चावल आपको चाहिए। आप 10 रुपए वाला नहीं चुनते, आप चुनते हैं बासमती 100 रुपए किलो वाला भैया। तो देखिए प्राइस कम है इसलिए इसकी डिमांड कम है, रिलेशन पॉजिटिव है, लो ऑफ डिमांड फेल हो चुका भाई साहब। ठीक है, अब तो उसके बाद आप यहां पर देखिए इरेशनल जजमेंट की बात करता हूं मैं, इरेशनल जजमेंट की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। इसका मतलब क्या होता है? ये हम सब काम करते हैं मॉल में। हम क्या करते हैं कि भैया कोई चीज अगर बहुत ज्यादा महंगी कर रखी है ना उस दुकानदार ने, तो हमको लगता है कि भैया महंगी चीज है मतलब बढ़िया होगी, सस्ती चीज है तो मतलब बहुत ज्यादा बेकार होगी। ऐसी इरेशनल जजमेंट करते हैं। ये इरेशनल है सही में। अरे भैया सस्ती चीज भी बढ़िया हो सकती है। एक दुकानदार है, उसने बढ़िया लाइट वाइट लगा ली, एक बेहतरीन शोरूम क्रिएट कर लिया। अरे भैया खर्चा तो वो कैसे निकालेगा उस दुकान का? आपका प्रोडक्ट महंगा करके ऐसी खर्चा निकलता है। एक दुकानदार बड़ा बेसिक है, सिंपल है, एक बल्ब लगा रखा है, एक व्यक्ति खड़ा कर रखा है, खुद ही सारे कामकाज कर रहा है, कॉस्ट उसकी है नहीं इसलिए सस्ते में आपको गुड दे देगा। मतलब ये नहीं है इसका कि वो गलत क्वालिटी आपको चिपका रहा है। समझे बात को? ये है इरेशनल जजमेंट कि आप यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि भैया कोई चीज महंगी होगी तो उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी तो उसी को ही खरीदो। तो इन 3 जगह पर आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि यहां पर आपको इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिला। अब एक चीज बताइए, जब रिलेशन नेगेटिव था तो डिमांड का स्लोप कैसा था सर? डाउनवर्ड था। अब रिलेशन पॉजिटिव है तो अब अपवर्ड नहीं होगा क्या? अपवर्ड ऐसा होता है, देखिएगा अभी सप्लाई बढ़ाऊंगा थोड़ी देर में तो समझोगे। ये अपवर्ड स्लोप की कहानी भी समझ जाओगे सब धीरे धीरे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहां पर। ठीक है, अब आगे आपसे चलूंगा मूवमेंट और शिफ्ट के बारे में जिक्र करता हुआ। यहां से 3 या 4 नंबर का टॉपिक जरूर आता है। ये आपको शिफ्टें लगवाएंगे तो समझिएगा, बहुत आसान बात है। उसके साथ ही चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है ये जो हमने बोल दी है आज। चलिए तो बात करेंगे इसके बारे में। देखिए सर, तो सबसे पहली चीज इसने क्या करी है? मूवमेंट करी है। तो देखिए यहां पर एक तो हुई है मूवमेंट। मूवमेंट में बातें आ जाती हैं दो, एक है एक्सटेंशन, एक है कॉन्ट्रैक्शन। तो बात जब मूवमेंट की होगी तो एक आएगा एक्सटेंशन और एक आ जाएगा यहां पर कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आपसे बात करूंगा शिफ्ट की। तो शिफ्ट में 2 बातें होंगी, या तो डिमांड आपकी इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन डिमांड, या फिर डिमांड आपकी डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन डिमांड। तो समझते हैं दोनों में क्या क्या बातें आती हैं यहां पर। तो अब यहां पर आपको ये देखना है, ठीक है, ये आपका जो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी कि जो मूवमेंट है ये आपकी किससे होगी? ओन प्राइस से होगी। यानी कि यहां पर आपको ओन प्राइस को कांस्टेंट नहीं रखना, बाकी सारी चीजें आप कांस्टेंट रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी आप शिफ्ट करेंगे तो वहां पर आप इस ऑन प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे। ये चीज अगर आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इसके बिना क्वेश्चन आप टिका नहीं पाएंगे। एक बार मैं एंगल में जरूर ले लेता हूं, ये देखिएगा। तो एंगल में है बिल्कुल। तो मूवमेंट, जब भी जिक्र मूवमेंट का आ जाए तो समझ जाइएगा एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन की बात है। और ये एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन हुई किससे? ये भैया प्राइस से हुई है आपके। ठीक है, अब उसके बाद शिफ्ट की अगर बात आएगी तो शिफ्ट की बात में आप क्या करेंगे? डिमांड या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। और ये किससे होगी? ये होगी जो सारे फैक्टर थे, कंज्यूमर की इनकम थी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, पॉपुलेशन का साइज था, वगैरह वगैरह वगैरह।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये टॉपिक बिल्कुल सही सटीक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं आ रही होगी। अब आपसे बात करेंगे असल में इस टॉपिक के अंदर है क्या, समझेंगे एक एक करके सारी की सारी बातों को। तो मूवमेंट की मैं बात करता हूं, फाइनली एक और बार रिकॉल करवाता हूं। मूवमेंट में असल में क्या आता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। आइए लिखते हैं इन सब बातों को। मूवमेंट में क्या आने वाला है, यहां पर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। देखिए एक्सटेंशन से आप लोग समझ चुके हैं, डिमांड एक्सटेंड हो रही है, बड़ी हो रही है, ठीक है, और डिमांड बड़ी कब होगी, जब पैसा घटेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए कोई चीज 4 रुपए की थी पहले, आप उसको 1 खरीदते थे, बस भाई 4 की है, महंगी है तो 1 ले ली। अब वही चीज सस्ती हो गई सर, 1 रुपए की हो गई, ये लॉ ऑफ डिमांड में अभी किया था जस्ट हमने, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी आप यहां पर बढ़ा देंगे। उसकी क्या करेंगे सर, आप क्वांटिटी बढ़ा देंगे। देखिए प्राइस के घटने से क्वांटिटी का बढ़ना, इस सिचुएशन को एक्सटेंशन बोलते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे सभी लोग यहाँ पे। बस बाकी इसको प्लॉट कर देना, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से डाउनवर्ड स्लोपिंग आ जाएगा। भाई अब बार बार क्या ही प्लॉट करूं मैं यहाँ पे। तो ये देखिए, तो 4 पे 1 था भाई, जब प्राइस 4 थे, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, नीचे हमेशा क्वांटिटी आएगी। जब प्राइस क्या थे, 4 थे, तो क्वांटिटी आप कितनी कर रहे थे, 1 कर रहे थे, तो ये हो गया पॉइंट ए। और फिर जब प्राइस आपका 1 था तो क्वांटिटी कितनी हो रही थी, 4 हो रही थी, तो इस केस में ये बन गया आपका पॉइंट बी। तो आप देखिए ए से बी की तरफ आए हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग यहां पर आपको देखने को मिली है, ठीक है। तो ये सारा केस होता है एक्सटेंशन का। आगे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसको पिचका देना एक तरीके से, ये हिंदी मीनिंग है इसका। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि उसको पिचका दिया हम लोगों ने। तो अब देखिए क्या होगा, यहां पर बेसिकली जो डिमांड है उसको आप कम करने वाले हैं। पर नाम से ही मालूम पड़ रहा है, एक्सटेंशन है तो एक्सटेंड करो, बढ़ा दो। तो देखिए क्वांटिटी हमने बढ़ाई है। अब कॉन्ट्रैक्शन है तो डिमांड घटानी पड़ेगी, इसका उल्टा कर दो। यहां पे 4 1 था तो यहां पे 1 4 कर दो, यहां 1 4 था तो यहां पर 4 1 कर दो। अब समझ लो क्या है भाई, जब प्राइस 1 था, मैं 4 वस्तु खरीदता था, अब जब उसका प्राइस बढ़ गया तो क्या हुआ, मैंने क्वांटिटी भी घटा दी, 1 खरीदनी चालू कर दी। इसको जब आप प्लॉट करोगे तो देखिए 1 पे 4 है, मतलब अगर प्राइस अगर आपका 1 है तो क्वांटिटी उस केस में यहां पर 4 आ जाएगी। तो अब इस बार इसको ये मान लो, है ना। अब फिर 4 पे 1 है, यानी कि जब प्राइस आपका 4 है तो क्वांटिटी 1 हो जाएगी, इसको भी मान लो। ये देखिए थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ जा रहा है, इसका तीर जरूर लगाने हैं। यहां पर तीर आप देखिए ऊपर से नीचे जा रहा था, ये दिखाता है आपको एक्सटेंशन, ये नीचे से ऊपर आ रहा है, ये दिखाता है कॉन्ट्रैक्शन। तो सारी बातें आपको दिखानी पड़ेंगी, ये सब प्रॉपर बातें लिखनी पड़ेंगी। एक्स है, वाई है, ओ है, यहाँ पर क्वांटिटी जरूर लिखिए, यहाँ पर प्राइस जरूर लिखिए। ये सारा खेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। एक एक चीज के नंबर होते हैं यहाँ पर, तो कोई भी चीज जो सिखा रहा हूं बेकार की बात नहीं है वो। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड के बारे में, ठीक है। तो समझेंगे, बाकी तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रॉपर एंगल मैंने यहां पर छोड़ दिया है। तो देखिए यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा था शिफ्ट के बारे में, ठीक है। शिफ्ट के बारे में बात कर रहा था। 2 चीजें हमको यहां पर देखने को मिली थी, एक थी इंक्रीज इन डिमांड, एक थी डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। 2 यहां पर आपको बातें देखने को मिली थी, एक इंक्रीज इन डिमांड और एक डिक्रीज इन डिमांड। देखिए जब भी डिमांड इंक्रीज होगी तो शिफ्ट होगी राइटवर्ड। आपको जो अपना डिमांड कर्व है उसको राइट की तरफ धकेल देना है। और जब भी डिमांड डिक्रीज होगी तो आपको लेफ्टवर्ड शिफ्ट अपनाना पड़ेगा। देखेंगे कैसे। अच्छा, और एक मजे की बात बताता हूं आपको, शिफ्ट में जो आपका प्राइस था वो क्या था भैया, कांस्टेंट था। इस बात का एटलीस्ट ध्यान रखना है आपको। शिफ्ट में जो आपका प्राइस है वो यहां पर क्या था, कांस्टेंट था। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बनेगा क्या यहां पर। अच्छा,
तो लेट सपोज करते हैं ये तो क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गया, प्राइस कांस्टेंट है, देखिए प्राइस यहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट है। डिमांड कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। लीजिए भैया डाउनवर्ड स्लोपिंग में डिमांड बना दी मैंने, ये मेरा आ गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कोई टेंशन नहीं अभी तक सब आता है हमको। अब देखो राइटवर्ड शिफ्ट लगती कैसे है, कुछ नहीं, ये देखिए राइट हैंड साइड है ना, इसको अपने राइट हैंड साइड की तरफ धकेल दो, तो देखिए थोड़ा सा मैंने आगे धकेल दिया, ये देखिए ये लगा दी राइटवर्ड शिफ्ट। एरो जरूर बनाने हैं, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया, ई डैश आ गया, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही होगी। आइए एक बार लेफ्ट वर्ड का भी देख लेते हैं, तो जिसको नहीं समझ में आया होगा वो अब समझ जाएगा। नीचे क्वांटिटी है, ऊपर प्राइस है। प्राइस यहां पर देखिएगा कांस्टेंट था, तो आप भी इसको प्राइस लाइन को कांस्टेंट बना दीजिए, कोई टेंशन नहीं भैया। अच्छा अब क्या है, आपका जो डिमांड कर्व है वो ये है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये है। मैं बार बार इक्विलिब्रियम बोल रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ पैसा खर्च किया और पैसा खर्च करने के बाद आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था ना वो बड़ा सातवें आसमान में पहुंच गया। भाई एक मूवी आप देख कर आए, आप कहते हैं ना सर पैसा वसूल मूवी है ये। आपने कहीं पर खाना खाया, आपने कहा भैया पैसे वसूल हो गए, आनंद आ गया भैया खाना खाने में, बड़ा टेस्टी खाना था, आप ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उस स्टेट में आप इक्विलिब्रियम में है, आपने जो भी पैसा खर्च किया है उसका मजा आपको प्रॉपर आया है भैया, तो ये मतलब होता है इक्विलिब्रियम का। तो परेशान होना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एक एक बात बताऊंगा यहाँ पर कैसे होती है। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट मार दीजिए, यानी कि मेरी तरफ, तो देखिएगा क्या हो रहा है, डॉटेड बना रहा हूं जान के, तो ये डी डैश हो गया और ये ई डैश नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। तो देखिए लग गई लेफ्टवर्ड शिफ्ट, एरो से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, हैंड टू हैंड बनाते रहो, चलेंगे हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। यहां पर मैंने आप लोगों से कुछ बात करी थी डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करने की, एक बार उसके रीजन हम जान लेंगे। मैं आपको सिर्फ डिमांड के इंक्रीज होने के रीजन बताऊंगा, डिक्रीज के आप उसका उल्टा कर देना तो डिक्रीज के बन जाएंगे। तो पहला रीजन, डिमांड देखिए बढ़ती कब है, सबसे पहली चीज जब इनकम मेरी बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है। ये सब बातें हम डिटरमिनेंट्स में कर चुके हैं, अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो खुद भी बना सकते हैं, बट चलिए एक बार रिकॉल फटाफट से कर लेंगे हम लोग। या फिर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया, ये मैंने आपको बताया था, एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। ये वाला कंडीशन है वो कि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस का बढ़ना, उससे डिमांड बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घटना, उससे डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस जब आपका फेवर में डेवलप होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई चीज जो है वो महंगी होने वाली है, तो आप क्या करते हैं, आज की डिमांड फटाफट से बढ़ा देते हैं। आप कहते हैं आज खरीद लो सस्ता है, कल भैया महंगा हो जाएगा। तो ये कुछ 4-5 बातें थी जो आपकी डिमांड को इंक्रीज करवाती हैं। और डिमांड इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने डिमांड कर्व को राइट की तरफ बढ़ा देना है, दैट्स इट। तो ये आपका प्रॉपर कामकाज हो चुका है। उसके बाद एक आखिरी टॉपिक आपका बचता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, ये कर चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग इसकी है। आइए समझते हैं फटाफट से इसको। अब क्रॉस प्राइस इफेक्ट देखिए कहां पर काम आता है, रिलेटेड गुड्स में। रिलेटेड गुड हम जानते हैं, एक आपका क्या था, सब्स्टिट्यूट गुड था और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड था। चलिए दोबारा बताता हूं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहां पर लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड गुड्स के केस में। रिलेटेड गुड आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट था और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री था। यहां तक तो सभी को बात मालूम है। अब देखिए मैं आपसे बात करता हूं, चलिए इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, तो इनके बारे में कुछ बात मैं यहां पर करना पसंद करूंगा। चलिए स्टार्ट करूंगा मैं यहां पर। तो मैंने आपसे 2 बातें करी थी, ठीक है। एक था सब्स्टिट्यूट गुड था, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड था। आइए बात करते हैं यहां पर। और सपोज वही कीजिए कि टी एंड कॉफी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने टी एंड कॉफी लिखा है तो जाहिर सी बात हो गई, मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहा हूं। ऐसे गुड जिनको आप एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। घर पर चाय पत्ती नहीं है तो आप कॉफी बना सकते हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक दूसरे के स्थान पर आप लोग यूज करेंगे, दैट इज अ सब्स्टिट्यूट गुड। एग्जाम्पल आपके सामने है, स्क्रीन पे है। और अब आप एक चीज बताइए मेरे को, जो प्राइस है टी का,
ये टी हो गई, ये आपकी कॉफी हो गई, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, प्राइस बढ़ा, ठीक है, लेकिन इसका प्राइस क्या था, कांस्टेंट था। इसका प्राइस क्या था, कांस्टेंट था। तो देखिए प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्राइस यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कांस्टेंट हो रहे हैं। आप देखिए हुआ क्या, अब चाय महंगी हुई तो लोगों ने चाय की डिमांड खत्म कर दी। लोग कहते हैं भैया चाय बहुत महंगी हो रही है, चाय नहीं पीने का सर हम, है ना। तो अब लोगों ने क्या किया, कॉफी की डिमांड को बढ़ा दिया। तो पहले कॉफी की डिमांड इतनी थी, तो इतनी क्वांटिटी लोग बाग लिया करते थे। मैंने कहा है ना, नीचे क्वांटिटी आती है, ऊपर प्राइस आता है, प्राइस फिक्स है, प्राइस कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुद लिखा है प्राइस कांस्टेंट है सर। अब तो ये बात ठीक समझ में आ रही है। अब क्या हुआ, डिमांड जो है कॉफी की इंक्रीज हो गई। इंक्रीज भैया राइट वर्ड शिफ्ट हम मारते हैं, तो बना दीजिएगा कुछ इस टाइप से, नया इक्विलिब्रियम ये है और नई क्वांटिटी ये है। तो जहां पर पहले चलिए 1 2 3 और 4, जहां पर पहले लोग 2 क्वांटिटी लिया करते थे कॉफी की, आज की डेट में देखिए 4 क्वांटिटी ले रहे हैं। आपको एक कहानी आई समझ में बिल्कुल सभी लोग को। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, इसी का ही भैया डिक्रीज हो जाएगा, तो उसमें उल्टा कर देना, उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट लग जाएगी, है ना। तो डिक्रीज वाला आप लोग यहां पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब मैं यहां पर आपसे बात करने जाता हूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। तो रिकॉल कर लेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है, ये गुड है जिनकी डिमांड एक साथ की जाती है। भाई जैसे पेन है और इंक है, ये मैं पेन से लिख रहा हूं, तो अब देख खाली पेन तो मैं लेकर नहीं आऊंगा, इसके अंदर मुझे इंक भी फिल करवानी पड़ेगी। तो ये जाहिर सी बड़ी कॉमन बातें हैं, ठीक है। तो कार एंड पेट्रोल का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था। अब देखिए क्या होगा, अगर जी, तो गाड़ी एंड पेट्रोल है, तो गाड़ी के अगर प्राइस बढ़ जाए, देखिए पेट्रोल के जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, तो फटाफट से आप जो प्राइस लाइन है उसको कांस्टेंट बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पुरानी डिमांड भी आप दिखा दो कुछ इस टाइप से बीचम बीच बिल्कुल, तो ये इक्विलिब्रियम है और ये थी आपकी क्वांटिटी। भाई इतनी क्वांटिटी जो भी इसका नाम होगा, 10 20 50 जो भी होगा, तो इतनी क्वांटिटी ली जा रही थी, ठीक है। ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब यहां पर क्या हुआ अचानक से, देखिए तो प्राइस बढ़ने पर लोगों ने गाड़ियां खरीदनी बंद कर दी। जो गाड़ी 5 लाख की मिल रही थी आपको पहले, आज वो 6 लाख की मिल रही है, तो आप नहीं खरीदेंगे, आप वेट कर लेंगे कि मार्केट कंडीशन कब नॉर्मल हो और कब हम इस गाड़ी को वापस से खरीद पाए, ठीक है। तो डिमांड आपने बेसिकली रिड्यूस कर दी। जब गाड़ी ही नहीं खरीद रहे हैं तो सर पेट्रोल खरीद कर क्या करेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड रिड्यूस होगी। और आप सभी लोग जानते हैं जब भी डिमांड रिड्यूस होती है तो शिफ्ट कौन सा लगता है सर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट लगता है। तो आइए यहां पर फटाफट से एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट लगाएंगे। ये रहा इक्विलिब्रियम, ये रहा डी डैश और ये रहा आपका Q1। देखिए क्वांटिटी रिड्यूस हो गई, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। कुछ इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट अपना करना पड़ेगा। बाकी इसका वाइस वर्सा केस है, भाई प्राइस कम होंगे तो क्या होगा, दोनों डिमांड इंक्रीज हो जाएंगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो भैया आपका राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था। चैप्टर यहाँ पर जो डिमांड वाला है बिल्कुल समाप्त हो चुका है। नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर एक बिल्कुल नया टॉपिक है हमारे लिए, जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनके बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं मैं आपसे। देखिए ये आपसे क्या बोलता है, इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इट्स प्राइस ऑफ, ये सब बेकार की बातें हैं, ये हम नहीं पढ़ने वाले यहाँ पर बिल्कुल भी। आइए एक अच्छी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे फोकस जोन में। मैं बाकी नोट्स में बढ़िया कंटेंट आपका डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये आपसे क्या बोल रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। 2 मिनट के अंदर आप सारा खेल समझ जाओगे, असल में बात ये थी क्या, ठीक है। तो ये आपसे कह रहा है डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। समझ में नहीं आई होगी किसी के भी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, यहां पर ये कह रहा है कि भाई अगर मैंने प्राइस को चेंज किया, ये मैंने याद होगा अभी एक वर्ड का मैंने प्रयोग किया था, रेस्पॉन्सिवनेस। इसका मतलब समझाऊंगा, सब चीज एक एक करके बताता हूं आपको। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे प्राइस में जो मैंने इन्फ्लुएंस किया है, जो मैंने ऊंच नीच करी है, उससे क्वांटिटी पर कितना प्रभाव पड़ा। लेट सपोज अगर मैं प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, चलिए 1 रुपया बढ़ाता हूं,
तो इससे मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी ज्यादा कम हो जाएगी, इस चीज को बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। और इसी प्रोसेस को, इसी फंडे को कहा जाता है इलास्टिसिटी। तो अब उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन ठीक ठाक तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, जो अल्फाबेट्स आप लोग पढ़ते हैं, ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये सब आप लोग पढ़ते हैं, तो इसमें अब देखिए यहां पर प्राइस का एक तो पी है, प्राइस का पी है और डिमांड का डी है। तो सबसे पहले अल्फाबेट्स में क्या आता है, डी आता है, ये बात बड़ी ऑब्वियस है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं डेरिवेशन के बारे में, तो डेरिवेशन कुछ आपको यूं दिखाई देगी। तो ये है ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमेशा इसके आगे नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन अब आपके सामने ऑब्वियस है, क्यों ये नेगेटिव साइन आ क्यों रहा है, क्योंकि देखिए यहां पर नेगेटिव रिलेशन है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो रिलेशन नेगेटिव होने के कारण यहां पर हमको नेगेटिव का निशान भी लगाना पड़ गया, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। भाई जो कि ऊपर जो पहले था डिमांड आ रहा था, तो डिमांड को आप ऊपर लिखेंगे, प्राइस को आप नीचे लिखेंगे, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखिए यहां पर जब भी बात परसेंट की होती है तो हम इंटू 100 करते हैं जरूर, ये बात हमने छोटी क्लास से सीखी है। और ये चेंज का मतलब यहां पर क्या होता है, डेल्टा होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज में अगर मुझे चेंज को शो करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड, और ऐसी यहां पर चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस। इसको नोट्स के फॉर्मेट में आपके सामने बड़े अच्छे तरीके से पेश हो जाएगा, तो प्रॉब्लम मत करना कि भैया राइटिंग गंदी है, समझ में नहीं आ रहा, जमा नहीं है, वहां सब कुछ बिंदास समझ में आएगा, गारंटी है। और ये कॉन्सेप्ट क्लास 6th एंड 7th में से उठाया हुआ है, आप भी वहां पर किया करते थे। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, वहां पर था कि संडे को जू में इतने लोग गए, मंडे को जू में इतने लोग गए, बताइए कितना परसेंट यहाँ पर लोग बाग बढ़े हैं। ये उसी का ही तो फॉर्मूला है। तो चेंज मतलब डिफरेंस अपॉन पुराना इंटू 100, कुछ इस टाइप से आपके टीचर ने आपको फॉर्मूला बताया होगा, ये वही चीजें हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको परसेंटेज निकालना होता है, उसका ट्रिक सुन लीजिएगा। तो डिफरेंस अपॉन पुराना इंटू 100, फिर रिपीट करता हूं, डिफरेंस अपॉन पुराना इंटू 100। ये चेंज इन डिमांड का मतलब डिफरेंस ही तो हुआ, इनिशियल मतलब पुरानी डिमांड है, ये इंटू 100 हो गया आपका। चलिए, तो चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, डेल्टा क्यू। भाई किसी भी चीज में अगर मुझे चेंज को रिप्रेजेंट करना है, किसी भी चीज में अगर मेरे को चेंज को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं किस चीज का इस्तेमाल करता हूं, डेल्टा। ये कुछ नहीं है, एक छोटा सा ट्राइंगल है, इसको डेल्टा कह दिया जाता है। ये किसी भी चीज में चेंज आपका रिप्रेजेंट करवाता है। अपॉन इनिशियल डिमांड नॉर्मल क्यू है, देखिए 100 से 100 भी कट चुका है। और चेंज इन प्राइस आपका क्या होता है, डेल्टा पी होता है। भाई चेंज मतलब डेल्टा होगा, इनिशियल प्राइस मतलब नॉर्मल पी होगा, नेगेटिव का निशान बरकरार है। देखिए अब बचपन में एक और चैप्टर आपने पढ़ा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसमें आप क्या करते थे, बीच की मल्टीप्लाई बीच में और साइड की मल्टीप्लाई साइड में, ये वाला कामकाज आप लोग किया करते थे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, डेल्टा क्यू के साथ तो हो गई पी की मल्टी, और डेल्टा पी के साथ हो गई क्यू की मल्टी। लीजिए आपका फॉर्मूला बिल्कुल तैयार है। तो ये थी डेरिवेशन, जो तकरीबन आपकी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के अंदर आ जाती है। डेफिनेशन के साथ आई तो 3 नंबर में आएगी, वरना 2 नंबर की वेटेज ये पक्का रखती है। डेरिवेशन आप लोग बिल्कुल अच्छे से करके जाएंगे, बाकी नोट्स में इसकी क्लियर प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी दोबारा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो देखिए इसकी भी एक ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि भाई वही आपको एबीसीडी रिकॉल करनी है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करने वाले हैं, एबीसीडी को रिकॉल करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले यहां पर आपको पी देखने को मिल रहा है। तो ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। नेगेटिव आएगा ही आएगा, ये बात मैं क्लियर कर चुका हूं पहले ही। अब एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है, पी आता है, और बाद में क्या आता है, क्यू आता है। जो चीज पहले आ रही है उसको ऊपर लिख दो, जो चीज बाद में आ रही है उसको नीचे लिख दो। ये सिंपल सा फंडा है, इस बात को लिख लो चाहे तो कहीं पर, ठीक है, या दिमाग में बसा लो। अब ये तुम पर है, तुम खुद को जानते हो कैसे याद करना है तुम्हें। और मल्टीप्लाई जब करोगे तो उसका रेसिप्रोक कर देना डेल्टा से। तो नीचे क्यू था तो ऊपर डेल्टा क्यू होगा,
ऊपर P है तो नीचे डेल्टा P हो जाएगा। लीजिए आपका एक शानदार फॉर्मूला तैयार है। अब जिंदगी में कभी कंफ्यूज आप लोग नहीं होने वाले हैं। ट्रिक का सहारा ले लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट आप फिलहाल ले सकते हैं और मैं चलूंगा अब एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको जरूर करवाऊंगा, फिर एक अहम टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट आप सभी का हो चुका होगा। तो देखिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन अपने पास से बना रहा हूं, तो देखेंगे क्या होता है। आप लोग बुक से प्रैक्टिस कीजिए और डाउट्स वगैरह जितना ला सकते हैं मेरे पास लेकर आइएगा। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन मेरे सामने बनकर आया। यहां पर लिखा गया कि भैया एक आइसक्रीम के जो प्राइस है, ठीक है, तो ये जो चलिए इनिशियल प्राइस को हम ये लेते हैं। तो अगर कोई हमारा इनिशियल प्राइस है पुराना वाला तो उसको आप P लेते हो, न्यू प्राइस को आप क्या लेते हो, P1 लेते हो। इस बात का ध्यान रखना भैया, तो बुक में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए ये सारी बातें मैंने आपको लिखवा दी हैं, ताकि मैं चाहता नहीं हूं कि कोई भी कंफ्यूज हो सेल्फ स्टडी करते टाइम। ठीक है, इनिशियल प्राइस आप P लेंगे, न्यू प्राइस आप P1 लेंगे। ऐसी ही इनिशियल डिमांड आप लोग क्या लेने वाले हैं, Q, और न्यू डिमांड जो आपकी रहेगी वो आप क्या लेंगे, Q1 लेंगे। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेना आप लोग, आपकी बुक में भी ऐसे ही लिखा है सब, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बता दिया है भाई, फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना हो तो इसलिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपसे कह रहा था वो इंग्लिश में लिखी होगी सारी बातें कि मिस्टर ए वेंट टू द आइसक्रीम पार्लर टू परचेज सम आइसक्रीम, तो वहां पर वगैरह वगैरह। तो आइसक्रीम क्या था, पहले जब आइसक्रीम 1 रुपए की हुआ करती थी, चलिए 10 रुपए मान लेते हैं, हम थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। जब प्राइस 10 रुपए थे आइसक्रीम के, तब ये जो अंकल है ये उन आइसक्रीम की जो डिमांड किया करते थे वो 5 आइसक्रीम खाया करते थे। ठीक है, तो जब प्राइस 10 रुपया था तो वो 5 आइसक्रीम खा जाते थे। अब क्या हुआ, प्राइस जो है, देखिए ये पुराना था इसलिए P और Q की बात कर रहा हूं। अब ये नया प्राइस बढ़ गया, अब प्राइस इंक्रीज हो गया, यानी कि ये नया प्राइस होगा। ये लिखना है सब तुमको क्वेश्चन के अंदर पहले। ठीक है, तो अब नया प्राइस हो गया 15। अब आप एक चीज मुझे लॉजिकली बताइए बिल्कुल, ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा ये, बट लॉजिकली मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी घट नहीं जाएगी क्या? तो बिल्कुल इसको घटाइएगा, क्वेश्चन में भी ये बात लिखी होगी। तो अब नई क्वांटिटी कितनी आ गई, 3 आ गई। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके आगे। ठीक है, तो वो इंग्लिश में लिखा होगा, प्रॉपर आपको उसको ऐसे लिखना, डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो चलिए अब फटाफट से हम क्या निकालते हैं, डेल्टा P निकालते हैं। डेल्टा P का फॉर्मूला क्या हुआ, P1 माइनस P, यानी कि नया में से आप पुराना माइनस कर दीजिए। ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स हैं यार, इनको बना लो, कहीं पर लिख लो, काम आएंगी तुम्हारे। लोग बात कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं बड़े में से छोटा माइनस कीजिए। नहीं, गलत है भैया, बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप नए में से पुराना माइनस करो, 1 में से 0 माइनस करते हैं ना, तो ये रहा 1, ये रहा 0, कुछ नहीं लिखा मतलब 0 है। तो P1 में से P को माइनस करिएगा, तो 15 में से 10 माइनस हुआ तो 5 आया। ऐसी आप यहाँ पर डेल्टा Q निकाल सकते हैं, तो Q1 माइनस Q यानी कि 3 माइनस 5। तो देखिए माइनस का 2 आ रहा है, आने दो, कोई टेंशन नहीं है। बच्चे उल्टा कर लेते हैं, कहते हैं हम तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। नहीं करना भाई, जो फॉर्मूला है देखिए 1 में से 0 माइनस करनी है, यही फॉर्मूला है, यही ट्रिक है। ट्रिक का हाथ थाम लो, इस चैप्टर में कंफ्यूज नहीं होने के हो गारंटी है। 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, न्यूमेरिकल आता है या अभी जो तीसरा टाइप करवाऊंगा वो आता है, तो 4 नंबर में क्वेश्चन पक्के हैं इसके। ठीक है, आगे आपसे बात करता हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था, माइनस तो आना ही आना है, ये बात तय है। अब एबीसीडी में क्या था, P पहले आता है, PQRS है ना, P पहले आता है, तो P अपॉन Q यहां पर लिख दीजिए और डेल्टा उल्टा कर दो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। अब देखिए P की वैल्यू आपके पास 10 है, माइनस का 10, Q आपके पास 5 है, डेल्टा Q आपने अभी अभी माइनस का 2 निकाला, और डेल्टा P आपके पास कितना है, 5 है। तो देखिए ये तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, नीचे आ गया 10 2 जा 20, 5 5 जा 25, और ये बन गया 5 4 जा 5 5 जा 4/5। डेसिमल में आप अपना आंसर लिख देना और आपका काम यहां पर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत आसान था, बच्चों वाली बातें हैं, 6th 7th लेवल की इसकी कैलकुलेशन और फॉर्मूला आएगा। और जहां बच्चे कंफ्यूज होते थे,
बचपन में मैं भी कंफ्यूज होता था, उसका निचोड़ और ट्रिक मैंने आपको प्रॉपर बता दी है यहाँ पर। अब उम्मीद करता हूं आप लोग यहाँ पर कोई भी दिक्कत में नहीं आने वाले हैं। न्यूमेरिकल का ये हिंट ठीक है, बाकी एक मैं वर्कशीट दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप लोग मुझसे सॉल्व करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हम चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। आखिरी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, समझेंगे और उड़ा देंगे उसको। ठीक है, चलिए। तो यहां पर आपसे बात कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपसे कुछ बात कह रहा है ये। ठीक है, समझाऊंगा, एक एक फ्लो चार्ट यहां पर आपको बनवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आने दूंगा, ये दावा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको दो बातें करनी है, एक होती है इलास्टिक, एक होती है इनइलास्टिक। ठीक है, तो इलास्टिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इनइलास्टिक का यहां पर मीनिंग होता है अगर कोई चीज कल को महंगी हो जाए, महंगी हो तो भी खरीदेंगे। ये एक मीनिंग आप याद कर लीजिए, ट्रिक मान लो, मीनिंग मान लो, जो आपको समझना है वो समझो, फर्क नहीं पड़ता, इन द एंड आउटपुट ही मैटर करता है। इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज महंगी हो जाए तो भी हम उसको पक्का खरीदने वाले हैं। और इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, महंगी हो गई, महंगी हो तो नहीं खरीदेंगे। ये होता है, जो भी है स्पेलिंग आप लोग देख लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं यहां पर। तो देखिए दो बातें यहां पर है आपके सामने, इलास्टिक है और इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब होता है अगर कोई चीज महंगी हो तो हम उसको तो भी खरीद लेंगे, लेकिन इलास्टिक में अगर कोई चीज महंगी हो जाए तो हम उसको नहीं खरीदने वाले हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करता हूं टॉपिक नंबर 1 के बारे में, यहां पर नेचर ऑफ कमोडिटी। अब देखिए कोई भी वस्तु होती है वो दो टाइप की होती है, या तो वो लग्जरी होगी या फिर नेसेसिटी होगी। नेसेसिटी में क्या आ सकता है, नमक आ सकता है, और लग्जरी में क्या आ सकता है, चलिए गाड़ी आ सकती है। ठीक है भाई, देखिए गाड़ी के बिना आप लोग रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमक के बिना नहीं रह सकते भैया। नमक एसेंशियल है, नेसेसिटी है, खरीदना ही पड़ेगा। अच्छा, कल को अगर नमक महंगा हो जाए तो आप इसको तब भी खरीदेंगे, तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया इनइलास्टिक। इसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। समझे बात को, समझिएगा, ये दो मीनिंग समझो और पढ़ो इसको। अब क्या है भैया, गाड़ी कल को महंगी हो जाए, अरे महंगी होगी तो मैं नहीं खरीदूंगा उसको, मेरे तो, हम मिडिल क्लास लोग हैं, मेरे बजट से तो बाहर हो गई, तो महंगी हुई तो मैं उसको नहीं खरीदूंगा, मैं वेट कर लूंगा कब भैया दाम सस्ते हों, है ना। तो यहाँ पर जो डिमांड है वो आपकी क्या हो गई, इलास्टिक हो गई। आइए पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं फटाफट से। तो आगे आपसे बात कर रहा हूं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं, तो देखिए जवाब है 2, अगर हाँ या ना। देखिए मैंने आपको बोला, देखिए चलिए दो हम टूथपेस्ट का यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। एक पतंजलि का टूथपेस्ट है, ठीक है, और एक यहाँ पर पेप्सोडेंट है, जो भी है मतलब पेप्सोडेंट है, ओके वर्क्स, ठीक है। तो एक पतंजलि है, एक पेप्सोडेंट है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए दोनों के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। यहां से मुझे क्या मालूम पड़ा, दोनों के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो अब यहां पर क्या होगा, अब देखिए अगर पतंजलि वाला पैसा बढ़ा देगा, अगर पतंजलि वाला अपना जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस इंक्रीज कर देगा, मैं क्या करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। अगर महंगी हो जाएगी तो नहीं खरीदूंगा। फिर अगर देखिए किसी का सब्स्टिट्यूट होता है तो उसकी डिमांड हमेशा क्या रहती है, इलास्टिक रहती है। और सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, अरे भैया मुंह थोड़ी ना खराब करेंगे आप लोग, पेश तो आपको रोज करना ही है। अब वो महंगा दे रहा है तो महंगे में ही करना पड़ेगा आपको। एक लौता प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। महंगा होगा तो भी खरीदेंगे, खरीदना पड़ेगा, अब हमारी मजबूरी बन चुकी है। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फटाफट से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपसे यहां पर बात करूंगा, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग यहां पर पॉइंट नंबर 3 के बारे में। इसको नहीं मिटाते हैं, ये ऊपर काम की चीज है थोड़ी, ठीक है। तो अब आपसे यहां पर कह रहा है मल्टीपल यूजेस के बारे में। तो ये हो गया आपका मल्टीपल यूजेस, एक ऐसी वस्तु जिसके यूज बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करता हूं आपसे
तो अगर मल्टीपल यूज है या फिर नहीं है, भाई मल्टीपल यूज किसके होते हैं? पानी के होते हैं, दूध के हो सकते हैं, दूध से बहुत सारी वैरायटी बनती है, पानी से बहुत सारी चीजें होती हैं, नहाते हैं, धोते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट कर रहे हैं हम लोग, इरिगेशन के लिए पानी जा रहा है ना, इंडस्ट्रीज वगैरह पानी पर डिपेंडेंट है, बहुत सारी बातें हैं जो पानी के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक चीज है जिसके मल्टीपल यूजेस हैं, तो अगर वो महंगी हो गई ना, हम तो भी खरीदेंगे। अरे भैया पानी महंगा हो गया तो बिजली बनानी छोड़ दोगे क्या? बिजली पर जो इतनी इंडस्ट्री चल रही है बंद कर दोगे क्या जस्ट बिकॉज पानी महंगा हो गया? नहीं भैया। तो अगर कोई किसी चीज के मल्टीपल यूज है तो वो अगर कल को महंगी हो जाए तो आप उसको तब भी खरीदोगे, ऐसे में उसकी डिमांड इनइलास्टिक है। और मल्टीपल यूज नहीं है, मैंने कहा यार एक ही तो चीज है, छोड़ दो, फर्क क्या पड़ रहा है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसका यूज बस इकलौता है, मात्र एक ही है, तो मैं क्या करूंगा? छोड़ दूंगा उसको, छोड़ दो भैया, नहीं करना हमको वो चीज। तो इस केस में डिमांड कैसी हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी। आइए फिर बात करता हूं आपसे पॉइंट नंबर 5 के बारे में। ये एक्चुअली अच्छा, चलिए पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली में ये 3 था और अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो 4 है, कुछ इस टाइप से। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। ये पोस्टपोनमेंट का मतलब होता है डिले। क्या आपको कोई चीज अर्जेंट चाहिए क्या अभी? क्या आप उसको डिले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसको बोलते हैं पोस्टपोनमेंट। अगर हाँ या ना, देखिए मैं कह रहा हूं मेरे को एक चीज चाहिए, मेरे को एक पेन चाहिए, मैं कह रहा हूं बहुत अर्जेंट है, बस ये पेन मेरे को चाहिए, इसके बिना काम ही नहीं हो पाने का है। क्या हुआ? मैं बड़ा मजबूर हो गया। अगर कोई व्यक्ति मुझको ये पेन बड़ा महंगा भी देगा ना, जो कि मैं मजबूर हूं, मैं खरीद लूंगा। तो देखिए यहां पर क्या है, अगर मैं पोस्टपोनमेंट डिले नहीं कर पाऊंगा तो महंगा होने पर भी ये मुझको खरीदना पड़ेगा, यानी कि डिमांड हो गई इनइलास्टिक। अगर मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं एक व्यक्ति ने कहा भैया 10 रुपए का पेन आपको मैं दूंगा, मैंने कहा नहीं भैया बड़ा महंगा है, जब सस्ता हो आराम से हम लोग ले लेंगे, जल्दी नहीं है। देखिए मैंने पोस्टपोनमेंट कर दिया, मैंने उसको क्या बोला व्यक्ति को, मैंने कहा जल्दी नहीं है भाई, आराम से ले लूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं यहाँ पर। तो इस केस में क्या हुआ, डिमांड मेरी क्या हो गई, इलास्टिक हो गई, महंगी चीज कतई नहीं खरीदूंगा। अब आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं चलता हूं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए यहां पर आपसे क्या कह रहा है, इनकम लेवल की बात कर रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो ये है होपफुली 5वां, तो इनकम की बात कर रहा है। देखिए सीधी बात है, अगर आपकी इनकम बहुत हाई है, ठीक है, यानी कि आप बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं, तो कोई भी चीज महंगी हो जाए खरीद लेंगे, फर्क क्या पड़ रहा है उसके लिए, ठीक है। तो जब आपकी इनकम हाई है तो डिमांड उस केस में क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। आपकी इनकम लो है तो डिमांड उस केस में क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल। आगे आपको देखेंगे हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अगर आप किसी चीज के हैबिचुअल है, एडिक्टेड है, जैसे कि कोई व्यक्ति होते हैं वो लिक्वर इनटेक करते हैं, शराब कहते हैं उसको, लिक्वर, ठीक है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शराब पीते हैं भैया रोज, है ना। तो क्या होगा, कल को अगर वो शराब महंगी हो जाए तो वो तब भी उसको खरीदेंगे भैया, वो तो उसके आदी हैं, वो छोड़ नहीं पाएंगे। अगर कोई चीज महंगी हो जाएगी तो भी उसको खरीदेंगे। तो इस केस में डिमांड इनइलास्टिक होगी, अगर हैबिचुअल नहीं है, ठीक है भैया, मिल गई, ना मिले ना सही, कोई टेंशन नहीं भाई साहब। अगर ऐसा सीन है, हैबिचुअल आप नहीं है, एडिक्टेड नहीं है, तो इस केस में जो डिमांड है वो क्या रहने वाली है, इलास्टिक रहने वाली है। आइए एक टॉपिक और पढ़ाता हूं फटाफट से, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है परसेंटेज। अगर कोई चीज मुझे खरीदनी है, कोई चीज अगर मेरे को यहाँ पे खरीदनी है और मुझे लगता है मेरी बहुत सैलरी का एक बहुत बड़ा भाग उसमें जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अगर वो चीज महंगी होगी तो नहीं खरीदूंगा उसको। देखिए सुनिएगा, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उसमें आपको लगता है आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा भाग, मैं 1 लाख रुपया कमाता हूं, 90,000 की चीज खरीदने जा रहा हूं, और वो व्यक्ति मुझसे मुझे देखो क्या बोला, वो कहता है भैया 90,000 की चीज है, मैं आपसे लूंगा 92,000, 2,000 रुपए महंगा करके दूंगा, लेना है लो, नहीं लेना भैया कि निकलते बनो, ऐसा उसने मेरे को बोला, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, अब 1 लाख की चीज थी,
मेरी जो इनकम थी उसका बहुत बड़ा भाग इसमें जा रहा है, तो क्या होगा, अगर वो चीज महंगी हुई तो मैं उसको नहीं खरीदूंगा। और तो यानी कि इस कंडीशन में डिमांड मेरी क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी। अगर मेरी इनकम का थोड़ा बहुत हिस्सा जा रहा है, मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ, 500 रुपए की चीज खरीद रहा हूँ, वो कहता है दुकानदार के नहीं भैया 500 की नहीं, अब 510 की हो गई, तो भैया वो तो खरीद लूंगा। टेंशन क्या है, मेरी इनकम का बड़ा छोटा हिस्सा है, तो महंगी हो गई, थोड़ी बहुत महंगी हो गई, फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस कंडीशन में डिमांड मेरी क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी। फटाफट से आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। आखिरी के 2 पॉइंट है वो मुझे डिस्कस करने हैं लास्ट, और उसके बाद आपका ये वाला चैप्टर भी हो जाएगा समाप्त। देखिएगा, अब आपसे मैं बात करता हूं प्राइस लेवल के बारे में। प्राइस लेवल के बारे में मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो देखेंगे यहां पर क्या है। ठीक है भैया, देखिए भैया, यहां पर प्राइस लेवल का मतलब क्या हो गया, अगर महंगाई बहुत है यानी कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, और ये है डिफ्लेशन, इसका मतलब क्या होता है, मंदी। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अच्छा हर चीज महंगी है, हर चीज यहां पर क्या है, महंगी है। अगर कोई चीज महंगी हो जाए और महंगी हो जाए, मैं भैया नहीं खरीदूंगा। इन्फ्लेशन में यही होता है, हर चीज महंगी हो जाती है तो लोग बाग क्या करते हैं, अपनी डिमांड रिड्यूस करना चालू कर देते हैं, तो महंगी होने पर वो उसको नहीं खरीदते हैं, मार्केट पिट जाती है भैया। तो ये इन्फ्लेशन होगा तो इलास्टिक डिमांड होगी, मंदी होगी तो भैया इनइलास्टिक होगी। ठीक है, हर चीज सस्ती चल रही थी, थोड़े बहुत दाम बढ़ गए, तब भी खरीद लूंगा मैं उसको, ये वाली बात आ जाती है उसमें। अब आखिरी बात आपसे करूंगा टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है, तो टाइम पीरियड के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। देखिए, अगर आपके पास शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड को बोलते हैं कम समय, जिसको कह रहा हूं मैं अर्जेंट, और लॉन्ग पीरियड है यानी कि ज्यादा समय है। अब देखिए, मान लीजिए मेरे को दिल्ली में एक फ्लैट चाहिए और बड़ा अर्जेंट चाहिए, मैं बड़ा मजबूर आदमी हूं और अर्जेंट मेरे को फ्लैट चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा, महंगा मिलेगा ना, मैं तब भी खरीद लूंगा, मजबूर हूं ना, महंगा मिलेगा मैं तब भी खरीद लूंगा। इस केस में शॉर्ट पीरियड में डिमांड आपकी इनइलास्टिक होगी और लॉन्ग पीरियड में डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। तो ये एक कहानी थी यहाँ पर। इसी के साथ पूरा चैप्टर हो चुका है समाप्त। अब आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।